हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि हम लोग आईपीओ के अंदर में देखने वाले हैं। कंपनी का जो नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है याजूर फाइबर्स। ये बेसिकली कंपनी क्या काम करती है उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हम एआई की हेल्प लेने वाले हैं, बिकॉज इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में ये इस टाइप का काम करने वाली की कंपनी की हम फर्स्ट टाइम एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैंने इस मार्केट को थोड़ा समझने की कोशिश की है, प्रोडक्ट को थोड़ा समझने की कोशिश की है। जितना मुझे समझ में आया है उसको थोड़ा सा मैं आप संक्षिप्त के अंदर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समराइज्ड वे में समझाने की कोशिश कर देता हूँ। तो ये पर्टिकुलर कंपनी जो है ये कॉटनाइज्ड जो फाइबर होती है वो बनाने का काम करती है। कॉटनाइज का नाम आ रहा है तो यहाँ पर कॉटन का जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनाती है, कॉटन जितना ही सॉफ्ट एक धागा बनाने की कोशिश करती है। उस धागे से बाद में कपड़े बनते हैं। अब वो कपड़े जो है पहनने वाले कपड़े भी बन सकते हैं, और जो ये अपने मैट्रेस होती हैं, मैट होता है, पर्दे होते हैं, यानी जो काफ़ी रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में काम आते हैं कपड़े, वो इनके फाइबर से बनते हैं। अब हमने यूजुअली देखा कि कॉटन को बाद में धागे के फॉर्म में बना के बाद में उससे धागा बना के फिर उससे कपड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये जो फसलें होती हैं जैसे हेम्प हो गया, जूट हो गया, जूट का तो अपने सबने नाम सुना होगा। हमारे पुराने ज़माने के अंदर में जो है काफ़ी चारपाई वगैरह को बनाने के अंदर में ऐसे उस धागे को काम में लेते थे। जूट को सॉफ्ट कर दिया जाता था। जूट यूजुअली जो रॉ फॉर्म में होता है वो काफ़ी खुरदरा या सख्त होता है, उसको सॉफ्ट कर दिया जाता है काफ़ी केमिकल्स के प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए। उसी तरीके से यहाँ पे फ्लैक्स लिनन प्लांट जिसको कहते हैं, जिससे कि लिनन जो धागा होता है काफ़ी अच्छा जो है उसके कपड़े बनते हैं लिनन के। फ्लैक्स जो है वो उस क्रॉप का नाम है, और ये चाइना, इंडिया, यूरोप इधर जो है इसकी जो खेती होती है। इसी तरीके से हेम्प एक काफ़ी अच्छा अगेन एक क्रॉप है जो कि यूजुअली यूरोप की तरफ में होती है। रेमी ये भी अगेन एक क्रॉप है जो कि अगेन जिससे कि धागा निकलता है। तो ये काफ़ी सारे जो क्रॉप्स हैं, इनसे जो है इनका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसका प्रोडक्ट निकाल के उसके मतलब तने को पीट करके उसमें से जो स्ट्रिप्स होती हैं, अगर आप कभी किसी भी तने को तोड़ोगे किसी भी पेड़ को, कि आप उसको अगर थोड़ा सा काफ़ी कूट लो तो उसमें से एक आपको धागे टाइप कुछ जो रेशे होते हैं वो निकलेंगे उसमें से। इसी तरीके से उस क्रॉप के रेशे निकल जाते हैं, फिर उसको प्रोसेस से निकाला जाता है, केमिकल प्रोसेस से उसको सॉफ्ट बनाया जाता है। सॉफ्ट बना के फिर उससे धागा निकाला जाता है। यही काम करने वाली कंपनी, तो उसको कॉटनाइज्ड नाम इसलिए दिया गया है, कॉटनाइज बास्ट नाम दिया गया क्योंकि ये कॉटन जितना ही सॉफ्ट होता है, या फिर उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट कई बार बनने को निकल के आ जाता है। तो ये पर्टिकुलर कंपनी जो है ये अलग टाइप के जो फ्लैक्स, हेम्प, राइट, और ये जूट, इनका प्रोसेस, इनका यूज़ करते हुए धागा बनाने का काम करती है। ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, राइट। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो ये आज के दिन आज की कंपनी नहीं है, काफ़ी पुरानी कंपनी चलती हुई आ रही है, राइट। लगभग 1980s की कंपनी रजिस्टर्ड है और तब से अपनी ये कंपनी काम करते हुए आ रही है यहाँ तक। अब इस वीडियो के थ्रू हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे आज इन्होंने जो अपनी वैल्यू लगाई है वो क्या ज़्यादा लगा दी है फ्लो के अंदर में, क्योंकि पुरानी काफ़ी है इस बात का, और जो कंपनी का लीड मैनेजर है वो कैसी वैल्यू निकाल के देता है, जो प्रमोटर्स हैं उनकी हेल्प करता है या फिर इन्वेस्टर्स की यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करता है। साथ में सबसे पहले हम आईपीओ से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसका जो आईपीओ है 6 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में खुलेगा। 400 करोड़ रुपीज़ की इस आईपीओ के अंदर में वैल्यू लगाई गई है। 174 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हमें आईपीओ के अंदर में प्राइसेस फिक्स की गई हैं कंपनी द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 120 करोड़ रुपीज़ ये कंपनी उठाना चाह रही है। 400 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा करके 120 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है। दैट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, वो भी एसएमई सेगमेंट के अंदर में से। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर वैल्यू लगाई दी गई है इस कंपनी की। तो हमें यही समझना है कि ये जो वैल्यू लगाई गई है इसका क्या करेगी, क्या आज के दिन इस कंपनी कितनी वर्थ है, रखती भी है ये, या फिर इस सेक्टर में जो दूसरी कंपनी है क्या उनकी क्या वर्थ मार्केट ने उनको क्या दे रखी है वर्थ, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग पैरामीटर्स पे हम लोग नजर डालेंगे। 70% के आसपास मालिकाना हक प्रमोटर्स के पास में आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला है। अब कंपनी जो सारा का सारा पैसा जो है बेसिकली कंपनी के पास में जा रहा है, प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक सेल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर अब कंपनी इतना पैसा उठा के करेगी क्या, तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में जो ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसकी और बढ़ाना है, हमें वहाँ पे और मशीनरी वगैरह लगानी है, हमें और अपने आप को बड़ा करना ताकि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाई जा सके। अच्छी बात है। और साथ में इनकी एक सब्सिडरी है यशोदा लिनन यार्न लिमिटेड, उसके अंदर में भी इनको पैसा लगाना है ताकि वो भी अभी क्या एक ट्रेडिंग का काम करती है, वो पर्टिकुलर सब्सिडरी जो है वो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम भी कर सके, तो वहाँ पर भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है। सो
बेसिक रीजंस हैं, अच्छे रीजंस हैं। बाकी जो 36 करोड़ रुपीज़ हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे वर्किंग कैपिटल के अंदर, जो रोज़मर्रा का हमारा कंपनी का काम है, माल को खरीदना, बेचना, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, किराया पे, वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना ना, एवरीथिंग रोज़ उसमें खर्च करने वाले हैं। अब इस कंपनी का जो IPO लेके आ रहे हैं वो कौन है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वो है होराइजन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड वाले। ये कंपनियों की वैल्यू किस तरीके से लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश किया। तो यहाँ पर जो 2025 में इनके जितने भी IPOs आए हैं उनकी जो लिस्टिंग रही है, उन IPOs की जो ये लेके आए हैं उन कंपनियों की लिस्टिंग यहाँ पर मोस्टली नेगेटिव देखने को मिल रही है। नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये एट पार है, ये एट पार है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो मोस्टली नेगेटिव है और बाकी एट पार है। बाकी 2 कंपनियों को अगर हम लोग 2 या 3 कंपनियों को हम नज़र हटा देते हैं, उसके अलावा इन्होंने वैल्यू जो है अच्छी खासी लगा दी है। उसके बाद में आज उनकी वैल्यू क्या चल रही है, एक तो होती है IPO, जब कंपनी लिस्ट होती है तो अच्छी खासी वैल्यूएशन पे अच्छा पंप मिलता है कंपनी को लिस्टिंग के टाइम पे। फिर उनकी वैल्यू जो होती है उस कंपनियों की असली एक्चुअल प्राइसेस पे आते हैं, जब उनको मार्केट एक्चुअली क्या वैल्यू देना चाहता है। तो आज के दिन जो मोस्टली कंपनियां चल रही हैं वो नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एट पार, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो 4 कंपनियां यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी नेगेटिव हैं, 2 कंपनियां अच्छी खासी पॉजिटिव हैं, 2 से 3 कंपनियां अच्छी खासी पॉजिटिव हैं, बाकी 2 एट पार चल रही हैं। दैट मीन्स कि ये वैल्यू एट पार लगाने की कोशिश करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। लेट्स सी कि अब ये कंपनी क्या वैल्यू लगाई। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया कंपनी पैसा कहाँ यूज़ करने वाली है। कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, उनका नाम है आशीष कानकारिया जी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी के जो मोस्टली प्रमोटर्स के पास में स्टेक यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो भी दूसरी कंपनीज़ के थ्रू ओन कर रहे हैं। ये जो इस कंपनी को ओनिंग कर रहे हैं, बट कंपनीज़ के रूट से ओन कर रहे हैं। दैट इज़ अगेन ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनके ऊपर में कुछ खास केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। यस, 1 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है क्योंकि कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल मैटर भी चल रहा है, नॉट सिग्निफिकेंट दो। नेक्स्ट कंपनी के बैंक गारंटी कंपनी ने रिड्यूस कर दी है बिकॉज एक्वायरिंग इन्होंने रिसेंटली ही थोड़ा सा कॉर्पोरेट फेरबदल किया, जिसकी वजह से इनकी बैंक गारंटी जो होती है वो रिड्यूस हो गई काफ़ी हद तक। दैट्स अगेन नाइस। कंपनी की जो शुरुआत हुई थी 1980 के अंदर में, तब आई थी शाइन अप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से हुई थी। वेस्ट बंगाल की रजिस्टर्ड कंपनी है। एंड उसके बाद में इन्होंने फिर अपने नाम वाम चेंज किए हैं, काफ़ी टाइम तक चेंज किए हैं। एंड उसके बाद में आज के दिन ये इस लेवल पर पहुंचे हुए हैं, राइट। तो अब जो कॉर्पोरेट माइलस्टोन्स वगैरह अचीव यहाँ पर देखने मिल रहे हैं 2023 और 2025 के, इन्होंने माइलस्टोन्स यहाँ पर दिखा रहे हैं बेसिकली बिकॉज इनका जो पुराने जो काम है, जो पहले ये जो काम करते थे उससे रिलेटेड इनके यहाँ पर ज़्यादा काम देखने को नहीं मिल रहे हैं। अभी जो काम कर रही है वो एक अलग टाइप का काम करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर ये, राइट। तो इनके माइलस्टोन अब ये देखा जाए तो ये पर्टिकुलर जो कंपनी है इसके अगर रेवेन्यूज़ को चेक करोगे तो अभी रिसेंट में ही आगे बढ़ती हुई नजर आई। अभी रिसेंट में ही इस कंपनी का जो है रेवेन्यू जो है बूस्ट होता हुआ नजर आया है। दैट मीन्स इस पर ध्यान मैनेजमेंट ने अभी दिया है। अब मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है सिनेरियो कि अभी आई फिर इतने वैल्यू लगा करके और फ्यूचर का इतना बढ़िया सपना दिखा करके और उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में जो इसमें आज के दिन जो युवा है वो बड़ा ही कॉन्शियस है अपने कपड़ों को लेकर के, वो जो पॉलिस्टर है उसके कपड़े नहीं पहनना चाहता, कॉटन के ही कपड़े पहनना चाहता है। फिर कॉटन के साथ में बढ़ाई करके जो एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का यूज़ करते हुए कपड़े बनाने वाली कंपनी के ऊपर में फोकस ये कंपनी करती है। तो ये यूथ को जो इन्फ्लुएंसिंग है इस कंपनी के आरएचपी को देखते हुए, वो मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क नज़र आता है कि ये जो लीड मैनेजर हैं ये क्या दिखाना चाह रहे हैं 400 करोड़ रुपए की वैल्यू दिखा करके, क्योंकि वर्थ जो है वो आप खुद डिसाइड करना एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। आशीष कानकारिया जी जो हैं वो इस कंपनी को आज के दिन डायरेक्शंस दे रहे हैं। 43 की इनकी एज है। प्रदीप देवनाथ जी भी इस कंपनी को डायरेक्शंस दे रहे हैं, इनकी भी 56 ईयर्स की एज है। और जो इनके पास में पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस है, राइट, ये यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। सो अब चला रहे हैं तो ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पर जो सैलरी ले रहे हैं वो 3 लाख रुपए के आसपास में ये ले रहे हैं, लाख रुपए के आसपास में। सो सैलरी भी कुछ खास नहीं ले रहे हैं, वो भी कोई ज़्यादा इश्यू नज़र नहीं आ रहा है। दैट मीन्स रिलेटेड पार्टी के पास में ज़्यादा पैसा, केएमपीज़ के पास में ज़्यादा पैसा नहीं टुक रहा है। दैट्स अगेन नाइस। कंपनी का जो लोगो है, नाम है, वो आज के दिन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है बिकॉज रिसेंट में इन्होंने नाम वाम सब कुछ चेंज वगैरह किया है, तो अभी तक रजिस्टर वगैरह नहीं करवाया है। इनके पास में ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो इन्होंने खरीद रखा है, जिसकी 1 करोड़ 85 लाख रुपये में इन्होंने खरीदा था मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को। 19 एकड़ के अंदर में वो है। बाकी जितनी प्रॉपर्टी इनकी और इनकी सब्सिडरी के पास में वो सारी लीज पर ही देखने को मिल रही हैं।
राइट। तो इन्होंने बिजनेस एक्वायर किया और उसी को फिर आगे बढ़ाना आप चाह रहे हैं। 409 एम्प्लॉयज़ आज के दिन इस कंपनी में काम कर रहे हैं और ये इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखने को मिल रही है। ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी बोल रही है कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टाइम के साथ में बढ़ता जा रहा है। 2023-24 के बाद में अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। इसके पीछे इन्होंने रीज़न बताया है कि पुअर मटेरियल और द पुअर क्रॉप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू पुअर क्रॉप। ओके, तो हमारे को जो फसल है वो नहीं मिली, फसल अच्छी नहीं हुई जिसकी वजह से हमें रॉ मटेरियल नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारी कैपेसिटी थी वो अनयूटिलाइज्ड रही, जिसकी वजह से हमारे रेवेन्यूज़ भी हैम्पर हुए, ऐसा इनका बोलना है। अब मेरे को यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क नजर आता है कि अब ये मोस्ट ऑफ द जो आईपीओ का पैसा है वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पे भी ध्यान दे रहे हैं और इनके पास में ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो पुअर क्रॉप की वजह से वही अनफुलफिल्ड रह जा रही है और अभी तक अनफुलफिल्ड ही रह रही है, जो कि 2022-23 का अगर आप लोग सीनियर देखेंगे तो वहाँ तक अभी तक भी नहीं पहुँची है। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा के करोगे क्या जब पीछे रॉ मटेरियल ही नहीं है? पॉइंट समझने की बात करना है अब, राइट। तो रॉ मटेरियल नहीं है तो मैं अगर बात सोचो कि यार मैं कोई फैक्ट्री खड़ी कर रहा हूँ कोई भी टाइप की, रॉ मटेरियल है नहीं और मैं यहाँ पे फैक्ट्री में पैसा लगाया जा रहा हूँ, क्या मतलब निकलेगा उस बात का? कोई रीज़न निकलेगा? आई डोंट नो। तो ये थोड़ा सा एक अगेन क्वेश्चन मार्क लग जाता है मैनेजमेंट के ऊपर कि ये जो आईपीओ से इतना पैसा इतनी वैल्यू पे उठा रहे हैं, असली इंटेंशन है क्या? मैन्युफैक्चरिंग का नाम दिखा करके खुद हथियाना चाह रहे हैं पैसा, या क्या चीज़ है? मोस्ट ऑफ द जो इनका रॉ मटेरियल आता है वो इंडिया से नहीं आता है, इंडिया के बाहर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं कॉटनाइज्ड फ्लैक्स वाला, इसका जो रॉ मटेरियल वो फसल है वो बाहर ही होती है यूरोप की साइड में। तो इनके जो मोस्ट ऑफ द जो रॉ मटेरियल है वो फ्रांस यूरोप की साइड से ही देखने को मिलता है। बाकी इनकी सब्सिडरी भी एज ए ट्रेडर रोल प्ले कर रही है। यहाँ पर आपने नाम चेक किया होता है यशोदा, यहाँ पर देखना यशोदा लिनन यार्न लिमिटेड इंडिया, ये इनकी सब्सिडरी है और वो क्या काम कर रही है आज के दिन? ट्रेडिंग का काम कर रही है। तो ये अपनी ही सब्सिडरी से खुद ही माल खरीद रहे हैं। वाह भाई, मतलब डबल रेवेन्यू। नेक्स्ट खैर अब नहीं दिखाएंगे बिकॉज अब सब्सिडरी वगैरह बन गई है, तो अभी तक तो ये कर रहे थे, डबल रेवेन्यू दिखा रहे थे। दैट्स अगेन नेगेटिव पॉइंट, बट स्टिल नेगेटिव तो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स हैं उनके 65% रेवेन्यू आ जा रहा है। दैट मीन्स डाइवर्सिफाइड इनके पास में कस्टमर्स हैं, दैट इज़ अगेन नाइस। और इनके ये जो प्रोडक्ट हैं आज के दिन निकलते हैं और इनसे ये वाले जो आइटम्स बनते हैं जिसकी मैंने शुरुआत में वीडियो की चर्चा कर ली थी, इसकी ये इस टाइप से आपको देखने को मिलते हैं। बाकी आप इनको कोई भी टाइप का रंग दे सकते हो एज पर योर प्रेफरेंसेस, राइट। आज के दिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ बिक रही है वो कॉटनाइज्ड फ्लैक्स बिक रहा है, जिसको मैंने आपको पीछे फोटो दिखाई है, धागा। अब आज के दिन इंडिया के बाहर ज़्यादा इनकी सेल नहीं हो रही है, 12% के आसपास में इंडिया के बाहर से रेवेन्यू आ रहा है, बाकी इंडिया से इनका 87% रेवेन्यू आ रहा है। दैट मीन इंडिया में ही माल इनका बिक रहा है, तो रॉ मटेरियल जरूर बाहर से आ रहा है बट इंडिया में बिक जा रहा है। अब थोड़ा सा हम कंपनी की बैलेंस शीट को देख लेते हैं। हमने अब अच्छी खासी कंपनी का मैनेजमेंट को देख लिया, कंपनी का पास्ट को देख लिया है, जो कि काफ़ी मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड से नहीं है दो, बट स्टिल हमने देखा। नेक्स्ट अब यहाँ पर जो रेवेन्यूज है उसको देखते हैं। यहाँ पे 61 करोड़ का, फिर 84 करोड़ का रेवेन्यू और यहाँ पर 140 करोड़ का रेवेन्यू, एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है 69 करोड़ का रेवेन्यू पिछले 9 महीनों के अंदर में। बाकी अब 4 महीने और बचे हैं, 8 महीनों के अंदर में, बाकी अब 4 महीने और बचे हैं। तो लगभग यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 35 करोड़ और मान लो तो ऊपर जाएगा तो 105। तो पिछले साल का जो रेवेन्यू है उसको आई थिंक ये कैचअप ही नहीं कर पाएंगे। तो अगेन आई थिंक मुझे लग रहा है इस बार भी शायद आई थिंक क्रॉप अच्छी नहीं हुई है, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू स्टिल हैम्पर होने वाले हैं। तो अगेन रेवेन्यूज ही नहीं बढ़ रहे हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा, क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को? आई डोंट हैव एनी आइडिया। यहाँ पर देखने को मिला कि इनका मोस्ट ऑफ द जो माल है रिसेंट डेटा के अनुसार ये मैन्युफैक्चरिंग कर तो रहे हैं बट मोस्ट ऑफ द माल बिना बिके ही बच जा रहा है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है 28 करोड़ का माल बच गया, यहाँ पर देखने को मिल रहा है 10 करोड़ का माल बच गया। तो वो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो दिखाया गया है इस आरएचपी के अंदर में, वो यूटिलाइजेशन ज़बरदस्ती दिखाया गया है, मतलब उतना भी यूटिलाइज मशीनरी हो नहीं रही है क्योंकि माल तो बच जा रहा है। पॉइंट समझ रहे हो? यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जब माल पीछे से आया ही नहीं तो यहाँ पर माल बिका कहाँ से? क्योंकि पहले का जो माल बचा हुआ था वो बिक गया, जिसकी वजह से यहाँ पर रेवेन्यूज़ को थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल गया। यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर चढ़ावा देखने को मिला है, जो कि मुझे पूरा का पूरा मेडअप लग रहा है आईपीओ से पैसा उठाने के लिए। अगेन काफ़ी बड़ा रेड सिग्नल देखने को मिल रहा है।
क्या कैश जनरेट कर पा रही है, बिकॉज इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं उसमें कैश की बहुत बड़ी किल्लत होती है और वो हमें देखने को मिल जाएगी। इस पूरी कंपनी में आज के दिन देखा जाए तो 161 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा देखा जाए तो 56 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं, जिसमें से अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए तो बहुत ही पुअर देखने को मिल रहा है। कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग बढ़ती जा रही है बिकॉज कंपनी के पास में कैश नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी लॉन्ग टर्म या ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, तो दैट्स नाइस बिकॉज बिजनेस सस्टेन करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग ही चाहिए होती है। बाकी माल जो है उधारी पर भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उठा रखा है, बिकॉज माल उठाए उधारी के ऊपर में फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब उसका जो प्रोसेसिंग होती है, बाद में आगे माल बिकता है तभी तो पे करोगे पीछे वालों को, बिकॉज कैश ही नहीं है पे करने के लिए। तो यहाँ पर इन्वेंट्री अच्छी खासी इनके पास में बचती ही जा रही है अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को दिखाने के लिए, और यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स वो भी ठीक ठाक लेवल पे बढ़ते ही जा रहे हैं। दैट मीन्स जो बिक रहा है उसमें से भी पैसा अटक रहा है। ओके, दैट्स ए वेरी बैड अप्रोच बाय द वे। ये 400 करोड़ की वैल्यू लगाई किस बात के ऊपर में, मतलब लीड मैनेजर क्या, मतलब बिल्कुल ही सग्गा यार है क्या बचपन का इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रमोटर्स के। लग तो ऐसा ही रहा है, लंगोटिया यार लग रहे हैं कि मतलब भाई अपने को 400 करोड़ की वैल्यू पे कंपनी लिस्ट करवानी है और दोनों भाई बैठ के बंदास की हाँ भाई बिल्कुल कराएंगे। कैसे करवाओगे, अरे तुम मेरे पैर छोड़ दे। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब नशा उतरा नहीं है और आईपीओ लेके आ गए यार। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो की तो यहाँ पर हालत ख़राब है, जो उसको हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। 25 करोड़ 2.5 करोड़, वो भी पॉजिटिव सेंस में ख़राब है या नेगेटिव सेंस में ख़राब है, तो यहाँ पर तो नेगेटिव सेंस में ही ख़राब लग रही है पूरी की पूरी। ये भी 2.5 करोड़ नहीं है, ये एक्चुअली 10 करोड़ के आसपास में नेगेटिव में पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के पास में 10 करोड़ रुपए कैश फ्लो पॉजिटिव आया है, तो 8 करोड़ यहाँ से आया है और बाकी यहाँ से आया हुआ है। 6 करोड़ इन्वेंट्री बिक गई है यहाँ पर, उसकी वजह से बच गया। चलो ठीक है, 2024 के अंदर में इनकी हालत थोड़ी स्टिल ठीक रही। जब इनके पास में फसल नहीं थी तब इनकी इन्वेंट्री ने थोड़ा बहुत कैश फ्लो जरूर दिया इनको, कंपनी को। इट्स अगेन ओके। नेक्स्ट, अब ध्यान रखिए कि जो फाइबर जो प्रोडक्ट होता है उसको अगर ज़्यादा टाइम तक अगर आपने रख लिया, उसको मान के चलो साल 2 साल 3 साल के लिए अगर वो रखा रह गया, इन्वेंट्री के अंदर रखा रह गया, तो कपड़ा ख़राब होने लग जाता है। वो एक इन्वेंट्री कॉस्ट होती है, बहुत ही भयंकर तरीके से इस टाइप के बिजनेसेस को हैम्पर करती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेंट्री के रखे रह जाना इट्स अ वेरी नेगेटिव पॉइंट। और यहाँ पर मैनेजमेंट जो है बहुत अलग ही एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, और उस पिक्चर को मैं जितना उधेड़ पा रहा हूँ उतना उधेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। अब इस टाइप की जो कंपनियां हैं, अब इसका जो पी रेशियो, इस पर्टिकुलर कंपनी अगर हम लोग पी रेशियो चेक करते हैं तो यहाँ पर इस कंपनी की जो अर्निंग है दैट इज़ अराउंड 7 करोड़ के आसपास में। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10 करोड़ इस साल जनरेट कर लेगी। 2 कैश फ्लो इसका बेकार है, बट हम लोग 10 करोड़ ही मान लेते हैं। चलो, बाकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम यूजुअली इस टाइप की कंपनी में यूज़ करते हैं, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पे लगभग इसकी जो वैल्यू लगाऊंगा इस साल जो है मुश्किल से 6 या 7 करोड़ के आसपास में लगाऊंगा। अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू यूज़ करके अगर लगाऊंगा तो इसका पी रेशियो जो है बहुत लो चला जाएगा, बहुत हाई चला जाएगा। तो हम इन्हीं की अर्निंग के बेसिस पे, ओरिजिनल जो अर्निंग इन्होंने दिखाई उसी के हिसाब से पी रेशियो एक बार कैलकुलेट करके जो लिस्टेड कंपनियां जो सिमिलर से सेगमेंट में काम करती हैं उनसे कंपेयर कर लेते हैं कि मार्केट ने उनको क्या वैल्यू दे रखी है, इनको इसको क्या वैल्यू दे सकते हैं। तो इसका 10 करोड़ का 400 करोड़ की वैल्यू लगाई है, 10 करोड़ रुपये कमा रही है, तो ये लगभग ये हो गया कितना 40 का पी रेशियो, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो एंजल फाइबर्स जो कि अगेन एक कॉटन यान का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, इसको 12 के पी रेशियो दे रखा है मार्केट ने। फाइबर वेव इसको 6 का दे रखा है, ये 11 का दे रखा है सरला परफॉर्मेंस, इसको शिवा टेक्सयान इसको 15 का दे रखा है। तो आपने देख रहे 10 से 15 के आसपास का पी रेशियो दे रहे हैं, ये 40 के पी पे लेके आ रही है। अभी तक हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ भी नहीं किया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ करेंगे तो लगभग निकल के आ रहा है कि 70 का पी रेशियो। पॉइंट देख रहे हो, तो बहुत महंगे कमाई, मतलब कमाई बहुत ही कम है और वैल्यू बहुत ही हाई लगा दी गई है। दूसरा, सपने भी बहुत बड़े दिखाए गए हैं। पीबी रेशियो को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा बोल रहे हैं कि हम बिजनेस में ही लगाने वाले हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो पीबी रेशियो के हिसाब से इनकी जो नेटवर्थ है आज के अंदर में लो है 50 करोड़ के आसपास में, और यहाँ पर 120 करोड़ रुपए और उठा रहे हैं। सारे के सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं, और खर्चा वर्चा निकालने के बाद में 150 करोड़ रुपये बचेगा। तो 150 के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2.7 के आसपास का पीबी रेशियो निकल कर, जिसको हम कंपेयर करते हैं तो 1.4, 0.5, 1.4। तो अगेन पीबी रेशियो वाइज भी काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू लगा दी गई है। सो अब फाइनल व्यू जो मेरा कंपनी के बारे में बन रहा है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लिस्टिंग गेन तीनों के मुकाबले ही बहुत ही थोड़ा सा रिस्की लग रहा है खेल।
मैनेजमेंट को देखते हुए, अभी रिसेंट में बदलाव जो हुए हैं उसको देखते हुए, जो पिक्चर जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है लीड मैनेजर उसको देखते हुए, और फ्यूचरिस्टिक जो कंपनी जो कैश फ्लो है उसको देखते हुए, फ्यूचरिस्टिक अर्निंग्स को देखते हुए, इनकी जो रॉ मटेरियल वाली जो सिचुएशन है उसको देखते हुए, सारी सिचुएशन को देखते हुए आज के दिन जो इन्होंने वैल्यू लगाई है वो काफ़ी हाई लगा ली है, ऐसा नज़र आ रहा है, काफ़ी हाई लगा दी है। यहाँ से अगर आधे में भी एक स्टॉक मिले तो भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हाई वैल्यू के ऊपर, आधे पे भी जाएगा तो भी हाई लग रहा है। नाउ द पॉइंट इज़ कि लॉन्ग टर्म व्यू इज़ नॉट ग्रेट, शॉर्ट टर्म व्यू इज़ नॉट ग्रेट। लिस्टिंग की हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हवा किस तरफ बनाई जा सकती है इस कंपनी की, तो हवाई के हिसाब से हम लोग तय करेंगे। लिस्टिंग कई बार इस टाइप की कंपनियों की अच्छी करवा देते हैं लीड मैनेजर वगैरह, कि पता नहीं कैसे करवा देते हैं। तो अभी तो हवा बन नहीं रही है, तो एट द एंड ऑफ द लिस्ट इस IPO की इसका जो जो लास्ट डे अप्लाइंग डे होगा उस तक अगर 50% से ज़्यादा का GMP रहता है तो लिस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक एज ऑफ टुडे। आगे फ्यूचर में फिर से देखेंगे मैनेजमेंट क्या कर रहा है, क्या ऐसी हरकतें रहती हैं, उसके हिसाब से हम फ्यूचर में फिर से देख के फिर अलग से वीडियो बना के डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। बट आज के हिसाब से जो रिजल्ट निकल के आया वो थोड़ा सा कुछ खास निकल के नहीं आया है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।